टेस्ट में स्टार्टिंग में मेरे उतने ज़्यादा स्कोर नहीं आते थे, 550 के अराउंड मार्क्स आते थे पहले लेकिन पर मैं उसको देखकर डीमोटिवेट नहीं होता था। मैं अपनी गलतियों को देखता था कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उनको देखता था और हर टेस्ट में होता था। पहले 550 आया, फिर 550 से 555 हुआ, 560 हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 600 पर रीच करके। Hi Sakil, welcome to my blogs. So Sakil, please introduce yourself. Hello everyone, myself Shakil Rahman. I am a first year MBA student at AIMS Kalyani. Okay. So what's your NEET score? My NEET score is 695 out of 720. Okay, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था? Yes, first attempt with boards. ओके नाइस. सो बोर्ड में कितने स्कोर थे आपके? I scored 463 out of 500 in boards with 92%. ओके नाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन. सो बेसिकली अभी 4 महीना बचा हुआ है नीट का, तो जो फ्रेशर है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो मतलब कैसे बोर्ड भी मैनेज करे और फिर नीट में भी अच्छा स्कोर कैसे करे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? फिर आपने मतलब क्या किया था स्ट्रैटेजी, वो भी आप शेयर कर सकते हो. पहली बात तो मैंने बोर्ड को उतना वैल्यू नहीं दिया था, मेरा मेन फोकस नीट ही था. मैंने नीट के लिए पढ़ाई किया था और नीट का पढ़ाई आप करोगे तो बोर्ड्स का आपका पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा. मेनली जो साइंस के सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका हो जाएगा. अगर आप नीट के लिए डेडिकेशन से पढ़ाई करोगे तो बोर्ड्स का आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है हिंदी वगैरह जो होते हैं, संस्कृत होते हैं जो बोर्ड्स के, इंग्लिश, वो बीच में थोड़ा एक बार देखते रहना. मतलब बोर्ड्स को उतना वैल्यू मत देना, बीच में एक बार पढ़ते रहना और मेनली नीट के लिए पढ़ना. ओके. तो फिजिक्स के लिए आपका क्या अप्रोच था नीट के लिए? मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ा हूँ. मैं पीडब्ल्यू के मैंने एक टीचर है एमआर सर, मैं उनके लेक्चर देखता था और बस उन्हीं से ही मैंने पूरा 11th-12th फिजिक्स मैंने सब वही एक टीचर से ही पढ़ा था और कोई टीचर से नहीं पढ़ा था. तो फिजिक्स में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? में क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने एलन का मॉड्यूल लिया था. हाँ ओके. मैंने एलन का मॉड्यूल लिया था. एलन के मैंने बस टेस्ट सीरीज और मॉड्यूल लिया था. मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग लिया था. वीडियो लेक्चर में सब पीडब्ल्यू से देखता था और फिजिक्स में मैं एलन के मॉड्यूल सॉल्व करता था एंड एक और फिजिक्स का बुक सॉल्व करता था जो कि है डीसी पांडे. डीसी पांडे फिजिक्स. तो आप पर्टिकुलर एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? एक चैप्टर में टेस्ट को छोड़ के मैं 200-300 पर चैप्टर चैप्टर. और लाइक फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उस टाइम वो छोड़ देते हैं और फिर वो क्वेश्चन मतलब देखो पहले फिजिक्स में सबको दिक्कत होता है, मुझे भी हुआ था. ऐसा नहीं कि मेरे को फिजिक्स में मैं एकदम पहले से ही फ्लॉलेस था. 11th में शुरू में मुझे भी फिजिक्स में बहुत दिक्कत होता था. क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगेगा, इस क्वेश्चन में इसको कैसे अप्रोच करें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, दिक्कत होता है. जब आप जैसे क्वेश्चन का अमाउंट बढ़ाते रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता रहेगा एंड तब आप समझ जाएंगे. क्वेश्चन देने से समझ जाएगी इसमें कौन सा अप्रोच लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा. वो प्रैक्टिस से आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बस लगे रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा छोड़ दे ना, वो नहीं करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा. ओके. तो फिजिक्स में आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाते थे क्या चैप्टर का? नहीं, वो एलन ने ही एक हैंडबुक प्रोवाइड किया था, उसमें सारे फिजिक्स के फॉर्मूले मैं वही पढ़ता था. मैंने खुद से कोई शॉर्ट्स नहीं बनाए. फिर एमआर सर का आप लेक्चर देखते थे तो मतलब उसका क्या अप्रोच था? लेक्चर देखते थे? मैं लेक्चर देखता था. एमआर सर जब लेक्चर पहले देख के कॉन्सेप्ट समझा, फिर एमआर सर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे. ये एमआर सर की खास बात है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे. तो जब एमआर सर कोई क्वेश्चन मतलब देते थे स्क्रीन पे तो मैं वहाँ पर पॉज करके उसको पे खुद ट्राई करता था. अगर नहीं हुआ, 2-3 बार करने से भी नहीं हुआ, फिर मैं देखता था. तो क्या आपके अकॉर्डिंग एमआर सर का लेक्चर सफिशिएंट है अच्छा स्कोर करने के लिए? सर एकदम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. हाँ, मैंने तो उनसे ही पढ़ा था. अच्छा, फिजिक्स में कितना स्कोर था आपका? फिजिक्स मेरा 180 था. ओह नाइस. ओके. और आपकी फिर केमिस्ट्री का क्या आपका अप्रोच था? कहाँ से पढ़ा था आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस? केमिस्ट्री मेनली 3 पार्ट होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक के लिए बस एनसीईआरटी पढ़ो और कुछ मत पढ़ो एक्स्ट्रा स्टफ. इनऑर्गेनिक में मॉड्यूल में बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है. एलन के आकाश के मॉड्यूल में बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है, वो मत पढ़ो. इनफेक्टिव में जो थ्योरी दिया है, जो रिएक्शन दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, आप उन्हीं को ही करो इनऑर्गेनिक में. और ऑर्गेनिक में भी इनफेक्टिव पढ़ो, मतलब एकदम लाइन बाय लाइन मत पढ़ो, बस रिएक्शन पढ़ो. लाइन बाय लाइन पढ़ो, बस रिएक्शन पढ़ो. और फिजिकल में इनफेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है. इनफेक्टिव के अंदर के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो अगर हो सके तो, लेकिन इनफेक्टिव पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है फिजिकल में. और फिर इनऑर्गेनिक आप पढ़ते कैसे थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब एनसीईआरटी पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज इशू रहता है उसमें. तो मतलब कैसे पढ़ते थे, मतलब क्या अप्रोच था? इनऑर्गेनिक में पहले क्योंकि रटना बहुत होता है. हाँ. तो अब रटते थे या मतलब उसको समझते थे लाइक उस टाइप? पहले मैं समझता था, फिर मैं जो रिएक्शन होते हैं उनको मैं एक वाइट शीट पे लिख के प्रैक्टिस करता था. तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है?
रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ। जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो आपको टीचर ही बता देंगे, जो कोचिंग के टीचर है या फिर जो आप जहाँ पे भी पढ़ते हो वहाँ के टीचर ही बता देंगे कि कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ओके, और जो एक्सेप्शनल जो केस होते हैं, एक्सेप्शनल केस को आप अलग से एक नोट कॉपी बना सकते हो। जैसे मेरे एलन के मॉड्यूल में वो अलग से दिया होता था, और आपके पास नहीं हो तो आप खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जस्ट लाइक आप बता सकते हो इनऑर्गेनिक का जो बेस चैप्टर है मतलब कौन सा हो है, लाइक जैसे केमिकल बॉन्डिंग, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सबको एकदम अच्छे से करना है एकदम। जो ये इनिशियल चैप्टर था, यही आपके बाद में आपका बेस बनाएगा। जो बाद के चैप्टर लाइक पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, वहाँ पे जाके बहुत दिक्कत होगा अगर केमिकल बॉन्डिंग या एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर ठीक से नहीं किया तो। ओके, तो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने का क्या अप्रोच था, कैसे मतलब उसमें तो रट्टा फिक्सन ज़्यादा होता है, तो आपने कैसे किया मैनेज? ब्लॉक केमिस्ट्री में इनफेक्ट को बार बार पढ़ना पड़ेगा पढ़ना नहीं होगा, वो ऐसे ही है। तो अपने एनसीईआरटी कितना बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी कितने टाइम पढ़ा था आपने? इनऑर्गेनिक इनफेक्ट मैंने 7 या 8 टाइम्स पढ़ा था। 7 टाइम रहा है, ओके। और ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कहाँ से किया था ऑर्गेनिक के लिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने MTG फिंगर टिप से किया था। ओके, फिंगर टिप और एलन के मॉड्यूल से किया था, बस यही दो की सफिशिएंट था उतना? उतना सफिशिएंट था, और एलन के टिप देता था, वहाँ पे कोई नए क्वेश्चन मिलते थे तो उनको नोट कर लेता था। उसमें ऑर्गेनिक में ये भी इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन रिएक्शन। हाँ, कन्वर्जन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपके कॉन्सेप्ट फिलअप करने में समझ आएगा कि कन्वर्जन रिएक्शन में आपका कौन सा रिएजेंट लगेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके दिमाग में सब कुछ चलेगा। हाँ, तो बहुत कुछ चीज़ें एक बार में रिवाइज हो जाता है जो कन्वर्जन रिएक्शन होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है या नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म सारे रिएक्शन के इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म मेनली जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीट के लिए मेनली मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि उसका कंसेप्चुअल थोड़ा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनके रिएक्शन मैकेनिज्म करना चाहिए। ओके, फिर नेमिंग रिएक्शन का कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसको स्किप करते हैं ना। नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन में क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, उसका रिएजेंट पूछ लेते हैं, कोई भी एक नेमिंग रिएक्शन देखो बोलते हैं उसका रिएजेंट क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रिएजेंट देने से पूछ तो लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक में मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो मतलब करना ही करना होगा? और मुझे मेनली नेम रिएक्शन करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनके रिएक्शन मैकेनिज्म करने हैं, और रिएक्शन को बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है, बस कन्वर्जन करने हैं। ओके, कन्वर्जन पर मिल जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया था? फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने वही MTG फिंगर टिप से किया थे और एलन के मॉड्यूल से किए थे। ओके, उसमें आप मतलब ओवरऑल पूरा केमिस्ट्री में आप एक चैप्टर पे कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? केमिस्ट्री में एक चैप्टर में मैं वही 200 राइट? 150-200 ऐसे। हाँ, वो डिपेंड करता है आप चैप्टर टॉपिक कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड चैप्टर आपके अकॉर्डिंग मतलब कॉन्फिडेंस है कि नहीं उस पर। उस पे। ओके, फिर राइट। और फिर अब बायो के लिए बताओ, बायो के लिए आप क्या फॉलो किया? बायो के लिए ओनली एंड ओनली इन्फेक्ट और कुछ नहीं। 11 एंड 12 के 2 इन्फेक्ट है, उसको एकदम पढ़ लो अच्छी तरीके से। कितने बार पढ़ा था आपने पूरा एनसीईआरटी नीट के पहले तक? 15-20 बार। हाँ, तब तो पूरा याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब मॉड्यूल पढ़ने लगते हैं। हाँ, मॉड्यूल एकदम मत पढ़ना, विशेष खासकर बायो के लिए मॉड्यूल एकदम मत पढ़ो। बायो के लिए बस 11-12 के इन्फेक्टिव। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप MTG फिंगर टिप्स के क्वेश्चन कर सकते हो, या डॉक्टर अली की किताब होती है वो कर सकते हो। ओके। टेस्ट में कितने स्कोर आते थे स्टार्टिंग में? टेस्ट में स्टार्टिंग में मेरे उतने ज़्यादा स्कोर नहीं आते थे, 550 के अराउंड मार्क्स आते थे पहले। इस बार मैं उसको देखकर डीमोटिवेट नहीं होता था, मैं अपनी गलतियों को देखता था कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उनको देखता था। और हर टेस्ट में होता था, पहले 550 आया, फिर 550 से 555 हुआ, 560 हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ते 600 पर रीच कर गया। तो मतलब आप क्या मतलब करते थे, टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे जिससे मार्क्स आपका इंक्रीज होने लगा? पहले मैं देखता था, जैसे फिजिक्स में मैंने 5 क्वेश्चन गलत किए। हाँ। 5 क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से गलत हो सकते हैं। लाइक एक क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो सकता है, हाँ। एक क्वेश्चन में फॉर्मूला गलत लगाया, और एक क्वेश्चन में हो सकता है फॉर्मूला सही लगाया बट कैलकुलेशन गलत किया, और हो सकता है सब कुछ एकदम ही गलत कर दिया। हाँ, पूरा अलग फॉर्मूला। हाँ, बिल्कुल नहीं आता होगा ऐसे। अलग फॉर्मूला लगा दिया। ओके, तो फिर आप कैसे करते, घर पे आके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे फिर दोबारा? हाँ, फिर मैं वो क्वेश्चन को फिर से खुद से करने की कोशिश करता था कि क्यों गलत हुआ, फिर मैं दोबारा ट्राई करता था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब टेस्ट देके आते हैं और फिर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मतलब एटलीस्ट वो मतलब मैच में नहीं करते, वो मतलब नहीं करना, राइट? वो नहीं करना है। क्वेश्चन एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वेश्चन टेस्ट गिविंग। ओके, एनालिसिस मोर इम्पोर्टेंट। फिर आपका मार्क्स लास्ट मतलब नीट के पहले कितना स्कोर आने लगा? नीट के पहले जब फुल सिलेबस फेस होने लगा तब 660-670 के अराउंड मार्क्स आने लगा।
सो साकिल, ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन आपके लाइफ में भी मतलब अप्स डाउन आते होंगे, हाँ, डिस्ट्रैक्ट आते। होते होंगे, तो कभी- मतलब आपने कैसे ओवरकम किया? डिस्ट्रैक्शन आता है, पर डिस्ट्रैक्शन को उतना ध्यान नहीं देना है। लाइक कोई एक दोस्त बोला कि चलो घूमने चलते हैं, हाँ। मूवी देखने चलते हैं, खेलने चलते हैं, उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं देना। इम्पोर्टेंट नहीं देना है उनको। वो सब होगा, नीट क्या कर दो, उसके बाद वो सब होगा, कॉलेज में जाके सब होगा। ओके, तो फिर आप जैसे कभी डिमोटिवेट होते थे कि स्कोर सही नहीं आ रहा है, तो मतलब इसमें कैसे आप ओवरकम करते थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, फिर टेस्ट देने स्किप करने लगते हैं। हाँ, अब टेस्ट में कम है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट होता है। कई लोगों के पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कई लोगों के नेगेटिव इफेक्ट होता है। कई लोगों को लगता है कि यार कम आ गया, अब क्या होगा, अब क्या करूँगा, और पॉजिटिव रहता है कि नहीं, अब कम है, अगली बार और ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा, अब कम आ गया। तो उसको पॉजिटिव के तरीके से लेना है, नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है कि नंबर कम आ गया, अब मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं करना है। ओके। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। नीट का देना है तो अपने विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और डेडिकेशन देना पड़ेगा। ओके, आपके बैकलॉग हुए होंगे, तो आपने बैकलॉग कैसे क्लियर किया था, कैसे मैनेज किया करंट टॉपिक के साथ दोनों? बैकलॉग मैंने हुए थे मेनली 12th के टाइम के। 12th के टाइम पे मुझे 12th के बोर्ड्स भी प्रिपेयर करने थे, फिर 12th भी पढ़ना था और 11th भी रिवाइज करना था। तो जो 11th का पढ़ाई था वो सही से नहीं हो पा रहा था, 11th बैकलॉग हो जा रहा था। इसलिए हर एक वीकेंड के एंड में, मतलब सैटरडे और संडे को, जो भी 11th के टॉपिक्स मेरे मतलब नहीं हुए ठीक से, हाँ। वो उसको मैं रिवीजन करता था पूरा टाइम लगा के। मतलब कितना ज़्यादा टाइम लगा के। टाइम कितना देते थे 11 के टॉपिक पर? 11th के टॉपिक में मैं 3-4 घंटा देता था, मतलब सैटरडे संडे, राइट? सैटरडे संडे राइट, 3-4 घंटे रोज देता था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होता है बैकलॉग बहुत हो जाता है, फिर वो मतलब टेस्ट देना स्किप करने लगते हैं। हाँ, वो नहीं करना है। बैकलॉग हुआ है तो उसको क्लियर करना है, कहीं से भी टाइम निकाल कर उसको क्लियर करना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मतलब टेस्ट स्किप करते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? टेस्ट पूरी नीट प्रिपरेशन में टेस्ट एकदम स्किप नहीं करना है, सारे टेस्ट देने हैं, एक भी मिस नहीं करना है। कोई पर्टिकुलर रीज़न की तबीयत खराब हो गया, बहुत ज़्यादा खराब हो गया, तब स्किप कर सकते हो, लेकिन वो स्किप होने के बाद वो बाद में फिर से देना है। ऐसा नहीं कि वो एकदम छोड़ देना है, उसको बाद में टाइम निकल के उस टेस्ट को फिर से देना है। टेस्ट एक भी मिस नहीं करना है। ये टेस्ट के क्वेश्चन अगर जितने ज़्यादा टेस्ट का क्वेश्चन लगाओगे, आपके नीट के टाइम में जाओगे तब आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन मेरे कॉमन है, ये तो मैंने किया हुआ है टेस्ट में। हाँ, ये ऐसा तो है। लगेगा, फील होगा। और अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मान के चलो कि आपके घर पे कोई फेस्टिवल ईद हो, ठीक है, और आप पूरे फैमिली आए हुए हैं, तो उस टाइम आप कैसे मैनेज करते थे, कैसे पढ़ते थे आप? मैं किसी एक रूम में, शांत रूम में चला जाता था, दरवाज़ा लगा देता था, कान में हेडफोन लगा के मैं पढ़ने लगता था। तो अच्छा, हाँ, तो ये भी सही हाँ, होता बस 2 साल के लिए तुम्हें ये सब को छोड़ना पड़ेगा। 2 साल के बाद करो तुम जितना अच्छा, फैमिली के साथ घूमो, दोस्तों के साथ घूमो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। 2 साल तक डेडिकेशन देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा आइसोलेट होना पड़ेगा, राइट? खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा फिर। ओके ओके। सो साकिल, लास्ट टिप आप जो अपकमिंग हमारे नीट एस्पायरेंट है उन्हें क्या देना चाहोगे? मैं सभी नीट एस्पिरेंट को यही बोलना चाहूँगा कि पढ़ते रहो, डिप्रेस मत हो, अपने पढ़ाई ठीक से करते रहो, टेस्ट देते रहो, रिवीजन करते रहो और टेंशन मत लो। देखो, टेंशन एग्जाम के ठीक पहले दिन सबको होता है, मुझे भी हुआ था, मेरा भी पूरा सिलेबस रेडी था, सब कुछ रेडी था, फिर भी मुझे टेंशन हो रहा था कि क्या होगा कल जाके, कि वो 3 आवर फिर डिसाइड कर देगा कि तुमने 2 साल तक किया है। वो 3 आवर में पूरा 2 साल तुम्हें निकाल देगा। तो एंशियस मत होना, आंसर बबलिंग ठीक से करना और पढ़ते रहना। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।